हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट, समग्र मांग एवं इसके घटक। इसके अंतर्गत हम समग्र मांग, इसकी अवधारणा, उपभोग फलन, बचत फलन और उनके संबंध आदि के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि समग्र मांग क्या होती है। तो समग्र मांग को सरल शब्दों में हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक लेखा वर्ष में जितने लोग हमारी अर्थव्यवस्था में रहते हैं उनके द्वारा जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं की मांग की जाती है, कुल जोड़ समग्र मांग कहलाता है। समग्र मांग की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। समग्र मांग का तात्पर्य बाजार में किसी भी विशेष वस्तु या सेवा की मांग से नहीं है। इसका तात्पर्य अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं और सेवाओं की मांग से है। समग्र मांग को प्रायः एक लेखा वर्ष की अवधि के लिए मापा जाता है, इसीलिए यह एक प्रवाह अवधारणा है, फ्लो है। समग्र मांग कीमत के संदर्भ में है और आय के संदर्भ में है। यदि समग्र मांग सामान्य कीमत स्तर से संबंधित होती है तो हम कीमत स्तर तथा समग्र मांग के बीच में निगेटिव या ऋणात्मक संबंध पाते हैं और इसका जो ग्राफ होता है उसका ढलान नीचे की ओर होता है। वक्र का ढलान नीचे की ओर होता है। यदि समग्र मांग एडी आय के स्तर से संबंधित है तो हम आय तथा समग्र मांग के बीच में पॉजिटिव अर्थात धनात्मक रिलेशनशिप पाते हैं और इसलिए समग्र मांग वक्र का जो ढलान है वो ऊपर की ओर होता है। 12वीं क्लास में हमें केवल आय के स्तर पर ही पढ़ना है। समग्र मांग को अर्थव्यवस्था में मांगी गई वस्तुओं की भौतिक मात्रा के कुल जोड़ के रूप में नहीं नापा जा सकता है। वास्तव में ऐसा करना संभव नहीं है। समग्र मांग को सदैव वस्तुओं और सेवाओं पर किए जाने वाले कुल व्यय के रूप में मापा जाता है। समग्र मांग को सदैव आय के विभिन्न स्तरों पर लोग क्या खर्च करने की इच्छा, विश टू स्पेंड रखते हैं, या लोग क्या खर्च करने की योजना, विश टू प्लान बनाते हैं, के रूप में व्यक्त किया जाता है। समग्र मांग की व्याख्या कभी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर लोगों के वास्तव में क्या खर्च करते हैं के रूप में नहीं की जाती है। ये 6 वाले पॉइंट को दोबारा आप एक दो बार ध्यान से पढ़िएगा और इसे ध्यान रखिएगा, तब आपको आगे पढ़ने और समझने में मदद मिलेगी। अब हम देखते हैं समग्र मांग का व्यवहार, समग्र मांग की अनुसूची, बिहेवियर ऑफ एडी शेड्यूल। समग्र मांग अनुसूची जो एडी और वाई के बीच में संबंध को दिखाती है। वाई हमारे पास वास्तव में क्या है? वाई बताइए। वाई ये है, इस प्रकार समग्र मांग के व्यवहार का अर्थ है अर्थव्यवस्था में वाई के विभिन्न स्तरों के प्रति समग्र व्यय, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से प्रतिक्रिया करता है। अब हम देखते हैं कि जब y 0 है तो भी हमारी मांग कुछ ना कुछ होती ही है। भले हमारी इनकम ना हो लेकिन हमें रोटी, कपड़ा, मकान, आश्रय की ज़रूरत होती ही है। तो 0 आय पर भी समग्र मांग 30 है, फिर 20 पर 35 है, 40 पर 40 है, 60 पर 45 है, 80 पर 50 है, 100 पर 55 और 120 पर 60 है। अब इन अवलोकनों से आप यहाँ पर इस बात को समझेंगे, अर्थव्यवस्था में व्यय का कुछ न्यूनतम स्तर सदैव रहता है, भले ही जब y बराबर 0 हो। अतः AD बराबर 30 जब y बराबर 0। कारण सरल है, आपको अपनी आय y पूर्णतः 0 होने पर भी जीवित रहने के लिए, वस्तुएं खरीदने के लिए कुछ ना कुछ व्यय अवश्य उठाने पड़ते हैं। आप ऐसा उधार, बारोइंग के माध्यम से कर सकते हैं, जिसे ऋणात्मक बचत या निगेटिव सेविंग कहा जाता है। जैसे जैसे y यानी आय बढ़ते जाती है, समग्र मांग भी बढ़ते जाती है। अतः समग्र मांग और आय
से धनात्मक रूप से संबंधित होती है। आय के एक निश्चित स्तर पर पहुंचने पर समग्र मांग एडी एग्रीगेट डिमांड आय के पीछे रह जाती है। अतः जब y बराबर, ऊपर की सारणी में जो अभी अपन ने पढ़ा, y बराबर 60 था तो एग्रीगेट डिमांड 45 पर रह गई थी। इसी भांति जब y बराबर 80 था तो एग्रीगेट डिमांड 50 पर रह गई, अर्थात वो पीछे रह गई। यह तब होता है जब आय के उच्च स्तर पर लोग अपनी आय में से कुछ बचत करने लग जाते हैं। समग्र मांग वक्र समग्र अनुसूची का अब हम चित्रीय निरूपण देखेंगे। बात को आप एक तरफ हमने एक्सिस पर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को दिखाया है और उसे ही हम एग्रीगेट डिमांड भी बोलते हैं। दूसरी तरफ हमने वाई इनकम को दिखाया है, ठीक है। जितना एक्सपेंडिचर करेंगे वही डिमांड है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वाई बराबर ए डी बराबर ई पॉइंट पर दिस इज द लाइन ऑफ रेफरेंस शोइंग इक्वलिटी बिटवीन वाई एंड ए डी बराबर ए ई है। तो ये यहाँ पर दिखाया गया है। ये एक सीधी लाइन बनाई जाती है 45 डिग्री पर। यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। 45 अंश रेखा एक संदर्भ रेखा है, रेफरेंस के लिए है, तुलना करने के लिए। इस रेखा का प्रत्येक बिंदु यह प्रकट करता है कि y अक्ष पर AD बराबर y है। AD बराबर y ई बिंदु पर जब y बराबर 40 है। इससे पहले AD या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। दो राशियां अगर बराबर नहीं हैं तो वे छोटी बड़ी होंगी। छोटी बड़ी का मतलब या तो पहली वाली बड़ी होगी या पहली वाली छोटी होगी। तो अगर AD बड़ा है y से तो यह AD के न्यूनतम स्तर के प्रभाव के कारण है। इसके बाद यदि AD छोटा है y से तो यह इसलिए क्योंकि y ऊंचे स्तर पर है। लोग अपनी आय का कुछ भाग बचत के रूप में रखने लगते हैं। AD का न्यूनतम स्तर जो है वो 30 है। यह उस व्यय को व्यक्त करता है जो अर्थव्यवस्था में आय के स्तर से स्वतंत्र। इतना तो आपको व्यय करना ही करना है जीवित रहने के लिए। उसके बाद अगर आपकी आमदनी कम है तो आप की एग्रीगेट डिमांड भी कम होगी। अगर आमदनी ज़्यादा है तो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी और एक समय में डिमांड पीछे छूट जाएगी, आय बढ़ जाएगी। फिर वहाँ पर बचत स्तर प्रभावशील हो जाएगा, आप बचत करने लग जाएंगे। यही इस चित्र में दिखाया गया है। वीडियो को पॉज करें, यहाँ जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसके साथ चित्र का मिलान करें तो आपको यह स्पष्ट हो जाएगा। अब हम अगले स्टेप पर आते हैं। कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग अथवा समग्र व्यय के घटकों की बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी तथा खुली अर्थव्यवस्था के संबंध में चर्चा की जाती है। बंद अर्थव्यवस्था में समग्र मांग के घटक जो हैं 2 क्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था तथा 3 क्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था हो सकती है। लेकिन दूसरी ओर उत्पादक और निवेश उद्देश्य से प्राय वस्तुएं खरीदी जाती हैं। तदनुसार यह व्यय निवेश आता है। अतः 2 क्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था में समग्र मांग के 2 घटक होते हैं जो इस प्रकार है, गृहस्थ परिवार और निवेशक। ये डिस्क्रिप्शन आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से जरूर पढ़िएगा। अब हम अगले स्टेप पर आते हैं। एक खुली अर्थव्यवस्था में समग्र मांग के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ एडी इन एन ओपन इकोनॉमी। इसमें 4 क्षेत्र होते हैं। एक तो गृहस्थ या परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और शेर विश्व इसमें आता है। तो ये इसको हम ऐसे दिखाते हैं कि खुली अर्थव्यवस्था में जो समग्र मांग के घटक हैं वो एग्रीगेट डिमांड एडी बराबर हो जाता है गृहस्थ क्षेत्र, पारिवारिक क्षेत्र का उपभोग
इन्वेस्टमेंट व्यय निजी निवेश आई। फिर जी फॉर गवर्नमेंट सरकारी व्यय, जिसमें सरकारी उपभोग व्यय तथा सरकारी निवेश व्यय शामिल होते हैं। और शुद्ध निर्यात, शुद्ध निर्यात का मतलब होता है जो हमने आयात किया और जो हमने निर्यात किया उसका अंतर, उसे हम शुद्ध निर्यात कहते हैं, आयात और निर्यात का अंतर। तो सूत्र रूप में एग्रीगेट डिमांड को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस तरह से हमने समझ लिया AD बराबर C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। AD यानी समग्र मांग, C यानी उपभोग व्यय जो परिवार क्षेत्र में होता है, I यानी निजी निवेश व्यय, G यानी सरकारी व्यय जिसमें सरकारी उपभोग व्यय और सरकारी निवेश व्यय दोनों शामिल होते हैं, और M यानी शुद्ध निर्यात जो आयात और निर्यात का अंतर होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि समग्र मांग के 4 घटक होते हैं। उपभोग यानी C, इसमें देश के परिवारों द्वारा एक लेखा वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं के लिए खरीद की गई मांगों को शामिल किया जाता है। निवेश आई, निवेश व्यय से अभिप्राय उस व्यय से है जिसके द्वारा उत्पादक के पूंजी स्टॉक में वृद्धि होती है, जैसे मशीनें और कारखाने। जी सरकारी व्यय, सरकारी व्यय और सरकारी निवेश को सरकारी व्यय में जोड़ा जाता है। सरकारी व्यय से अभिप्राय सामूहिक उपभोग के लिए वस्तुओं की खरीद पर किया जाने वाला खर्च। सरकारी निवेश व्यय से अभिप्राय पर किए जाने वाले व्यय से है। इसे एक बार और ध्यान से पढ़ लीजिए कि सरकारी व्यय में क्या क्या आता है। शुद्ध निर्यात, शुद्ध निर्यात को कहते हैं, निर्यात और आयात के अंतर को शुद्ध निर्यात कहते हैं। उपभोग फलन कंजम्पशन फंक्शन अब हम देखने वाले हैं। उपभोग फलन अर्थशास्त्र में उपभोक्ता खर्च और इसे निर्धारित करने वाले विभिन्न कारकों के बीच में संबंध है। फिर से ध्यान दें, उपभोग फलन क्या है? उपभोक्ता खर्च और इसे निर्धारित करने वाले कारकों का संबंध है। और इन कारकों में क्या क्या शामिल होता है? इनमें शामिल होता है घरेलू या पारिवारिक स्तर पर खर्च, आय, धन, भविष्य की आय, धन के स्तर और जोखिम, ब्याज दर, आयु, शिक्षा, परिवार के बारे में आकार में अपेक्षाएं इसमें शामिल होती हैं। यहाँ दिखाया गया है, फिर से आप इसे समझ लीजिए। पारिवारिक उपभोग व्यय को हम C से दर्शाते हैं। अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का एक महत्वपूर्ण घटक है। आय को हम Y से प्रदर्शित करते हैं, तो C और Y प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। Y के उच्च स्तर के कारण C का भी उच्च स्तर होता है, और इसके विपरीत भी अगर Y कम हो जाएगा तो C भी कम हो जाएगा। आय और व्यय में सीधा संबंध होता है। C तथा Y के बीच में फलनात्मक संबंध अथवा बीजगणितीय संबंध है। उपभोग फलन या कंजम्पशन फंक्शन कहलाता है। C और Y के बीच का जो संबंध है वो कंजम्पशन फंक्शन कहलाता है। यह अर्थव्यवस्था में आय के स्तर से संबंध में गृहस्थ पारिवारिक उपभोग व्यय के व्यवहार को प्रकट करता है। Y और C के व्यवहार का अध्ययन करते हुए अर्थशास्त्रियों ने निम्न बिंदुओं पर, जिनका कि विशेष महत्व है, C का कुछ न्यूनतम स्तर सदैव रहता है। C मतलब कंजम्पशन, कंजम्पशन माने उपभोग व्यय। कुछ ना कुछ अवश्य ही होगा, भले हमारे पास आय हो या ना हो, क्योंकि जीवन चलाने के लिए कुछ जीवन रक्षक चीज़ों पर हम व्यय करते ही हैं। यह स्वायत्त उपभोग ऑटोनोमस कंजम्पशन कहलाता है। यह ऋणात्मक बचत या S का कारण है। उपभोग माइनस S, उपभोग आय से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित। Y में वृद्धि के कारण C में वृद्धि होती है, और इसके विपरीत Y में कमी के कारण C में भी कमी होती है। एक विशेष अवधि में Y में समस्त वृद्धि को C में परिवर्तित नहीं किया जाता, इसके एक भाग की बचत की जाती है। अतः वह दर जिस पर C में वृद्धि होती है
प्रायः उस दर से कम होती है जिसमें y में वृद्धि होती है। यहाँ पर एक तालिका दिखाई गई है, y 0 है तब भी कुछ खर्च हो रहा है 20 रुपये के बराबर या 20,000 या 20 लाख के बराबर। 50 रुपये जब आय है बढ़कर तो 60 खर्च हो रहा है। जब आय बढ़कर 100 हो गई तो भी 100 खर्च हो रहा है, फिर आय बढ़कर 100 से 150 हो गई है तो ये 140 पर आ गया। हमने आय के जो स्लॉट लिए हैं वो 50 50 50 से बढ़ रहे हैं, 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, लेकिन जो हमारा कंजम्पशन है वो उसी रेट में नहीं बढ़ रहा है। पहले 60 और 20 के बीच में 40 बढ़ा, फिर 60 और 100 के बीच में 40 बढ़ा, फिर 100 और 140 के बीच में 40 का बढ़ा। यानी आय हमारी जो बढ़ रही है वो 50 से बढ़ रही है और कंजम्पशन 40 से बढ़ रहा है। यही यहाँ पे लिखा है। रेखा चित्र से भी हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। इसमें एक 45 अंश पर रेखा बनाई जाती है जो रेफरेंस लाइन होती है तुलना करने के लिए। इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। जहाँ पर दोनों बराबर होते हैं उसे ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। डेटा शीट अपने को दी है, जो पीछे हमने सारणी पढ़ी थी वही यहाँ पे दोबारा लिखी हुई है। इस सारणी के आधार पर हम ग्राफ बनाते हैं y और c का। तो जो हमारा कंजम्पशन है उसको हम y अक्ष पर लेते हैं c को, और इनकम को हम x अक्ष पर लेते हैं। एक 45 अंश पर हमारी रेफरेंस लाइन बनती है। अब हमारा जो डेटा शीट है उसके आधार पर, डेटा सेट के आधार पर हमने जो बनाया है उसको हम देखते हैं कि वो हमारी रेफरेंस लाइन या ओसी से कहाँ पर मिलती है। तो वो बी बिंदु पर मिलती है, जिसे ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पर कंजम्पशन भी 100 है और आय भी 100 है। अब आप इसे चित्र को कॉपी में बनाने के बाद देखिए कि सी रेखा आरंभ होती है जब c बराबर 20 को दर्शाती है, जब y बराबर 0 है। यह उपभोग का न्यूनतम स्तर है, यानी आय नहीं भी होगी तो भी हमें 20 रुपये खर्च करना है। आरंभ में सी रेखा y रेखा के ऊपर है, परंतु बाद में सी रेखा y के नीचे चली जाती है। यह उस दर जिस दर से y में वृद्धि होती है उसी दर से c में वृद्धि नहीं होती, यह दर्शाता है। सी रेखा बिंदु B पर y रेखा को काटती है। यह सम विच्छेद बिंदु या ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। इस बिंदु पर कुल उपभोग तथा कुल व्यय बराबर होते हैं। और ये जो फिगर के आधार पर हमने आपको समझाया था वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसे आप धीरे धीरे करके बहुत ध्यान से अवश्य ही समझ में आए। सी रेखा उपभोग फलन का ढलान, स्लोप ऑफ सी लाइन, कंजम्पशन फंक्शन, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसे अब हम समझते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखिए। An estimation of MPC, marginal propensity of consumption। तो इस चित्र में क्या दर्शाता है? ये चित्र हमें दर्शाता है कि जब y बराबर 100 से 150 तक बढ़ता है, c 100 से 140 तक बढ़ता है, इसलिए डेल्टा c 40 है और डेल्टा y 50 है। डेल्टा c का मतलब होता है चेंज इन c में परिवर्तन। डेल्टा y का मतलब होता है चेंज इन y, मतलब y में परिवर्तन। तो जो रेखा c का है या MPC है वो डेल्टा c बटे डेल्टा y है। ऊपर c है, नीचे y है। पहले c आता है तो ऊपर, बाद में y आता है तो नीचे। तो 40 बटे 50 बराबर 0.8। यह दर्शाता है कि आय के प्रत्येक अतिरिक्त रुपये में से 80% उपभोग पर खर्च होता है, शेष की बचत कर दी जाती है। इसे आप चित्र में भी देख सकते हैं, यहाँ चित्र में दिखाया गया है। बहुत ही सिंपल है। एक बार चित्र बनाइए और ये नीचे का डिस्क्रिप्शन अपने आप लिखने की कोशिश करिए। एपीसी तथा एमपीसी उपभोग और आय के बीच के अनुपात को प्रकट करते हैं, परंतु ये दोनों अलग अलग अनुपात है। एपीसी मतलब होता है सी बटे वाई, कुल उपभोग तथा कुल आय के बीच का अनुपात, जबकि एमपीसी चेंज, परिवर्तन, अर्थात डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई है। फिर से ध्यान से इसे पढ़िए और एक बार बिना देखे बोलिए महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बॉक्स को। ये भी वही बात यहाँ पर लिखी है। एपीसी और एमपीसी दोनों अलग अलग धारणाएं हैं।
इसे ध्यान से पढ़िए, समझिए, बहुत सिंपल है। अब हम आते हैं सी फलन का बीज गणितीय प्रस्तुतिकरण, अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ सी फंक्शन। सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। इस समीकरण में सी बार से अभिप्राय उपभोग के न्यूनतम स्तर से है, जो हमारी पिछली सारणी में 20 था। यह उपभोग का वह मूल्य है जब y बराबर 0 होता है। प्राचाल b से अभिप्राय उस दर से है जब y में वृद्धि के फलस्वरूप c में वृद्धि होती है, और यह डेल्टा c बटे डेल्टा y के बराबर है। यह c फलन का ढलान है, जिसे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी कहते हैं। पीछे हमने चित्र 3 में देखा था कि ये MPC जो था हमारा 0.8 था और C बार हमारे पास 20 था। तो इसे हम अपने फॉर्मूले में रख दें, जो हमारा फॉर्मूला है C, ये फॉर्मूले से आप यहाँ पर ले आइए, इसे फॉर्मूले में रिप्लेस कर देते हैं हम। उसी तरह से y के विभिन्न मूल्यों के लिए समीकरण में y के अलग अलग मान रखते जाएंगे आप। आपके पास फॉर्मूले में जो बार C था वो तो हर बार 20 ही रहेगा, ही रहेगा। फिर एक बार आपके पास 50 है, फिर 100 है, फिर 150 है। तो सबके लिए अपन अलग अलग समीकरण के अनुसार इसको समझ के आसानी से लिख सकते हैं। तालिका 2 के आधार पर लिखा गया है। आप भी वीडियो को पॉज करिए, पेन पेपर लेके कॉपी में इसे लिख कर देखिए, आपको बहुत आसानी से बनेगा। कभी कभी इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए आप इसे लिखने में, सॉल्व करने में आलस्य ना करें, एक दो बार लिख कर ज़रूर देखें। अब आता है बचत फलन। आय या तो उपभोग कर लिया जाता है या बचत कर ली जाती है। अगर आपके पास 100 रुपये है, या तो आप 100 रुपये पूरा खर्च कर सकते हैं, या 100 में से आप 80 खर्च कर लें और 20 बचा लें। इसीलिए y इज इक्वल टू सी प्लस एस है। सी मतलब कंजम्पशन, एस मतलब सेविंग। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सी और वाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है। जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ता है, लेकिन एक सीमा के बाद कंजम्पशन लाइन वाई लाइन के नीचे चली जाती है, यानी आय तो बढ़ जाती है, फिर हम बचत करने लग जाते हैं। तो ये सारणी को आप देखिए, पीछे भी इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं, ठीक वही सारणी है। अब हम इसे एस, जैसे कि ऊपर बताया गया है, एस फंक्शन ड्राइव फ्रॉम सी फंक्शन एज स्टेटेड अबव। तो y माइनस सी, 0 माइनस 20 इज माइनस 20। ये माइनस 20 सेविंग इसलिए है कि या तो आप अपनी बचत में से इस पैसे यहाँ खर्च करोगे, या आप उधार लेकर खर्च करोगे, इसलिए माइनस 20 है। फिर 50 के टाइम पर 50 माइनस 60 है तो माइनस 10 अभी भी। फिर 100 माइनस 100 0 है, और फिर 150 माइनस 140 पॉजिटिव 10 है। ये इस तरह से बहुत सिंपल सारणी है, जो ऊपर की सारणी के आधार पर बनाई गई है, जैसा कि आपने देखा। उसी का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। अब उसी डेटा सेट के आधार पर हमने वही चित्र प्लॉट किया है, जो 20 से शुरू होकर जाता है। जो हमारी डेटा सेट है y और s का, उसको हमने ग्राफ में आसानी से समझ सकते हैं। आप इस चित्र को कॉपी में बनाइए, फिर उस इनका अवलोकन समझा। कॉपी में चित्र बना लिया होगा, अपनी कॉपी में अपने चित्र को देखिए। एस रेखा -20 से आरंभ होती है, क्योंकि जब y इज इक्वल टू 0 है तब भी c बराबर 20 है, तब s अवश्य ही 20 होगा। वो माइनस s है हमारे पास। s रेखा x अक्ष को काटती है जब y बराबर 100 है, जिसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। अब निहितार्थ है कि न्यूनतम C की पूर्ति के लिए उधार लेने की आवश्यकता
नहीं होगी। कब? किसके बाद? ब्रेक इवन पॉइंट के बाद। एस रेखा में ढलान ऊपर की ओर है, जो प्रकट करता है कि एस तथा वाई प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं। वाई के उच्च स्तर के कारण एस का उच्च स्तर होता है। ये चित्र बना के आप समझ सकते हैं जितनी बातें हमने यहाँ पर, इसको पढ़ते समय चित्र देखना जरूरी है। तो एक बार आप यहाँ पर पढ़ें और दूसरी उंगली आप फिगर पे रखें, चित्र में रखें, तब आपको चीज़ें स्पष्ट होगी। उसी तरह से सेम फिगर है ये जो हमने पढ़कर आए थे, सिर्फ यहाँ पर हम स्लोप ऑफ एस लाइन को बता रहे हैं। स्लोप ऑफ एस लाइन होता है डेल्टा एस बटे डेल्टा वाई, चेंज इन एस बटे चेंज इन इनकम, जो 10/50 है, जो 0.5 आ रहा है। इसे आप मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव MPS कहलाती है ये, ठीक है। इसे आप ध्यान से देखिएगा, वही जो बात हम कर रहे हैं। डेल्टा एस 10 है, डेल्टा वाई 50 है, तो ये आ गया 0.2। ये हम अपन पढ़ चुके हैं। ये दोनों अलग अलग धारणाएं हैं, वही यहाँ पे दिखाया गया है जो आप पढ़ कर आ रहे हैं ऑलरेडी। इस समीकरण को आपको याद रखना है और इसकी प्रैक्टिस करना है। S बराबर -C बार प्लस इन ब्रैकेट 1 - B y। ये क्या करता है? ये बीजगणितीय रूप से S फलन को निर्दिष्ट करता है या दिखाता है। इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। पिछले सवाल से अगर हम देखते हैं तो C बराबर 20 + 0.8 × y है। अब यहाँ पर फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ हम रिप्लेस कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इसे एक बार आप कॉपी में नोट करिए और लिखिए। डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा मैथमेटिकल है। ये डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी आपको पहले समझाया जा चुका है, सिर्फ यहाँ पे 1 - B है, B के स्थान पर, तो आपको समझ में आएगा, उसमें बहुत घबराने की बात नहीं है। ये दोनों फिगर को अब आपको कंपेयर करके पढ़ना है, A और B को। डेटा सेट दिया हुआ है इसमें, जो आप पढ़कर आए हैं, 2-3 बार एग्जाम्पल में हम देख चुके हैं कि MPC 0.8 है, और ये डेटा सीट भी हम लोग देख चुके थे कि 0.2 कैसे आया। तो ये दोनों फिगर को आप क्या करें, एक के नीचे एक ड्रॉ करें सेम स्केल पर, और फिर ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो भी यहाँ 100 पर टच होगी। आपको ये फिगर कॉपी पे बनाना ही पड़ेगा, और बिल्कुल एक के नीचे एक, लाइन के नीचे, तो ऐसा ही चित्र आ जाएगा। एक बार आप चित्र को ध्यान से देख लें। यहाँ पर एक चित्र है एक जो C फंक्शन का है, और नीचे वाला चित्र B जो है वो S फंक्शन का है ना। ये दोनों उदाहरण के आधार पर आपको इसे बनाना है। और अब हम इसके डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। ये कह रहे हैं कि S फलन -20 से आरंभ होता है, क्योंकि C फलन +20 से आरंभ हो जाता है। यह दर्शाता है कि जब y बराबर 0 है तो C बराबर 20 है, तब S अवश्य ही -20 के बराबर होगा, क्योंकि जब आय है ही नहीं तो आप खर्चा कहाँ से कर रहे हैं? या उधार लेके कर रहे हैं, या आप इसे ऋणात्मक बचत कहते हैं, जो आपकी बचत में से खर्चा हो रहा है। अब क्या हुआ? S बराबर 0 हो गया कब? जब y बराबर भी 100 है और C बराबर भी 100 है, जो पीछे हम देख कर आए हैं। S फलन एक रेखीय फलन है, क्योंकि S रेखा एक सीधी रेखा है जो बाएं से दाएं ऊपर की ओर है। चित्र में आप इसे आराम से देख के समझ सकते हैं। यह डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, जो चित्र देख देख कर आपको पढ़ना है। वैसे अगर आप पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन चित्र देख कर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो चित्र देख के इस डिस्क्रिप्शन को 3-4 बार ध्यान से पढ़िए। ये सारा डिस्क्रिप्शन मैं आपको अभी समझा चुका हूँ। अब आ रहे हैं हम उपभोग प्रवृत्ति और बचत प्रवृत्ति के बीच में संबंध। उपभोग प्रवृत्ति से अभिप्राय उपभोग C तथा आय के बीच में अनुपात से है। Propensity to consume refers to the ratio between consumption C and income Y। इसके दो पहलू हैं, जैसा पहले बताया गया है। औसत उपभोग प्रवृत्ति एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम APC, ये होता है C/Y,
और MPC सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ये होता है डेल्टा C बटे डेल्टा Y। बचत प्रवृत्ति से अभिप्राय S तथा Y के बीच के अनुपात से है, तो ये भी APS यानी औसत बचत प्रवृत्ति S बटे Y हो जाएगा, और MPS यानी सीमांत बचत प्रवृत्ति डेल्टा S बटे डेल्टा Y हो जाएगा। ये हम लोग सब पढ़ के आ चुके हैं। हाँ, आ जाओ। तो ये संबंध है औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में। इस तरह से उपभोग प्रवृत्ति तथा बचत प्रवृत्ति को निम्नलिखित समीकरणों के रूप में व्यक्त किया जाता है। APC प्लस APS बराबर 1। ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये रिलेशन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी, या इन पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं। इसलिए बी केयरफुल, बहुत सावधानी से इसे कॉपी में लिख कर याद करिए, लिख कर पढ़िए, लिख कर समझिए। और MPC धन MPS बराबर भी होता है 1। इन समीकरणों की व्याख्या एवं प्रमाण इस प्रकार है। APC प्लस APS बराबर 1 यदि कुल आय जैसे 1/2 भाग खर्च हो जाता है तो 1/2 भाग अवश्य बचेगा। यदि कुल आय का 3/4 भाग खर्च हो जाता है तो कुल आय का 1/4 भाग अवश्य बचेगा, और ये जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा। Y = C प्लस S होता है, बराबर खर्च धन बचत। तो उसी आधार पर ये समीकरण यहाँ पर लिखा हुआ है, इनकी वैल्यूज़ हमने रिप्लेस कर दी है, समीकरण को सॉल्व कर दिया, तो वो कैसे 1 आता है ये भी बताया गया है। उसी तरह से MPC और MPS कैसे 1 आया वो भी वही बताया गया है। सेम मेथड है आपके इंटरेस्ट के लिए। अगर आप प्रैक्टिस करके जान लेते हैं तो बहुत ही सिंपल है, अगर नहीं जान पाते हैं तो आप इस रिज़ल्ट को ज़रूर याद करिए। जैसे y यहाँ हमने पढ़ा ना, y प्लस C प्लस Y = C प्लस S, उसी तरह से डेल्टा Y = डेल्टा C प्लस डेल्टा S होता है। तो ये MPS और MPC का जोड़ भी 1 आता है। ये उदाहरण दिए हैं, ये उदाहरण परीक्षा में आते हैं, इसीलिए इनको ज़रूर आप देख लीजिए और कॉपी में सॉल्व करेंगे, ऐसी अपेक्षा की जाती है। केवल दी हुई वैल्यूज़ को लिखना होता है और कुछ नहीं। और इस तरह ये हमारा जो पार्ट है यहाँ पर समाप्त होता है। पहले भी कहा गया था कि वीडियो से पहले बुक से चैप्टर को 1-2 बार ध्यान से पढ़ लें, उनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन स्वयं फ्रेम कर लें, उनके आंसर्स लिख लें, और अभी भी आपको ये सब समझाया गया है। तो जो पुनरावलोकन है, समरी है, उसे ज़रूर याद करें, छोटे प्रश्नों को ज़रूर याद करें, बुक से चैप्टर को ज़रूर पढ़ें। ये चैप्टर आज यहाँ पर समाप्त होता है और ये वीडियो भी यहाँ पर समाप्त होता है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।